जो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, जो इस गवर्नमेंट ने ही भेजे थे, इन्होंने ही पुलिस पे हमला किया है जिससे कि प्रोटेस्ट का नाम बदनाम हो सके। लोगों तो लाठी ऐसे पड़ी कि जनपद मेट्रो का जो एरिया था, जनपद मेट्रो गेट नंबर 2, वहाँ पे लोग नारे लगा रहे थे एंड बैरिकेड्स लगी हुई थी, पुलिस जाने नहीं दे रही थी एंड लोग नारे लगाने पे लगे हुए थे। मेरे दिमाग में ये नारेबाजी चलती रही कि मैं कूद के भाग जाता हूँ। मैं एक बैरिकेड के ऊपर से सीधा कूदा। उनका ये था कि वो हर चीज़ में एक्सट्रीमिस्ट थे। अगर उन्हें कोई चीज़ नहीं पसंद तो वो बिल्कुल ही नहीं पसंद, वो सिर्फ उसको हेट करेंगे। ये चीज़ विजेता में मैंने देखी है। तो देखिए, कंगना रनौत अपना पास्ट भूल चुकी हैं कि उन्होंने पास्ट में क्या क्या गुल खिलाए हैं। तो कौन सा वॉशरूम आप यूज़ करते हो, मेल वाला? देखिए बेसिकली वो तो अगर मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो डेट टोटली डिपेंड्स अपॉन माय अटायर। अगर मैंने फेमिनिन अटायर पहन रखा तो मैं फीमेल वॉशरूम में चला जाऊँगा, अगर मैंने मैस्कुलिन अटायर पहन रखा तो मैं मेल वॉशरूम में चला जाऊँगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने आपको टोका हो कभी ऐसा कि नहीं आप यहाँ? हाँ, टोका है, लोगों ने टोका है, तो मैं तो बोल रही हूँ आपको, मतलब आप चुप रहिए, आपने अपना कर लिया, निकलो। एंड जिस सभ्य समाज की बात वो अभी कर रही हैं, क्या वो उन्हें तब सभ्य समाज नहीं याद आता था जब वो ड्रग एडिक्ट थी? तब उन्हें ये सभ्य समाज याद नहीं आया जब वो छोटे कपड़े पहन के खुद नाचा करती थी? और अब वो जो ये जेनजी का ज़माना है, यहाँ पे लोग खुली सोच वाले हैं, यहाँ पे जो लोग करना है वो करेंगे। कंगना रनौत का भी एक टाइम पे एज थी तो तब उन्होंने सब खुल के किया है। अच्छा, आपको पहली बार कब पता लगा कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो मेल और फीमेल से थोड़ी अलग आइडेंटिटी है? ये मुझे बचपन से ही पता था, क्योंकि मुझे वही दुपट्टे से साड़ी पहनना, बिंदी लगाने से बचपन से ही पता था। एंड इससे कि डांस मेरा पैशन है, डांस भी फेमिनिन डांस मेरा पैशन रहा है, तो ये सब चीज़ें मुझे बचपन से ही पता थी एंड मैंने हमेशा से खुद को एक्सेप्ट किया है। मुझे कभी खुद में कुछ गलत नहीं लगा। बीजेपी प्रोटेस्ट से वायरल हुए उज्जवल, जिनको आपने टीवी पर देखा होगा, बहुत सारे इंटरव्यू देखे होंगे आपने उनके, लेकिन इसी वायरल चेहरे के पीछे की कहानी क्या है? सबसे खास बात 20 जुलाई, जिस दिन सीजेपी प्रोटेस्ट में पुलिस और सीजेपी प्रोटेस्टर्स के बीच हंगामा हुआ, जो हिंसा भड़की, उस दौरान क्या हुआ, ये सब आज उज्जवल हमारे साथ शेयर करेंगे। उज्जवल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। उज्जवल, अब आप मुझे ये बताइए कि मैं आपको कैसे डिनोट करूं, रहा है या रही है? रहा इज फाइन फॉर मी, या ओके। अच्छा उज्जवल, मीडिया से इतनी नफरत क्यों है आपको? देखो, मेरे को पूरी मीडिया से नफरत नहीं है, बट द मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि हर चीज़ का प्रोपेगेंडा ही फैलाते हैं, हर चीज़ के बारे में गलत नैरेटिव ही सेट करते हैं। हर चीज़ के बारे में नहीं, बट जो चीज़ देश के बारे में हो रही हो, देश के हित में हो रही हो और जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो रही हो। क्योंकि आजकल की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है पूरी करप्टेड हो चुकी है, टू बी ऑनेस्ट। 3 साल से मणिपुर चल रहा है, लोगों ने मणिपुर की कोई बात नहीं करी है। अभी झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है, उसकी कोई बात नहीं हुई है। सीजेपी का इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, ये बात उन्होंने तब करी है जब हम लोग जीत गए हैं, जब हम लोग प्रोटेस्ट जीत गए हैं। उससे पहले तो सिर्फ ये हो रहा था कि ये एंटी नेशनल है, पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, जॉर्ज सोरोस फंडिंग कर रहे हैं। बट उसके बाद वही लोग कह रहे हैं जेनजीज को तो दाद देनी चाहिए। सौरभ दास के साथ इंटरव्यू से तो वही है कि मीडिया बहुत डबल फेस हो चुकी है आज। अच्छा, आप मीडिया को इस तरीके से देख रहे हैं कि अगर मीडिया आपकी हर काम में सपोर्ट करे तो वो ठीक है, ऐसा है? या फिर मीडिया अगर आपकी गलतियों को उजागर कर रहा है तो वो गलत है, ऐसा आप कुछ कहना? देखो, मैं बोलूंगा कि मीडिया को ऑन ग्राउंड, मेन स्ट्रीम मीडिया को ऑन ग्राउंड रियलिटी दिखानी चाहिए। मतलब जो हो रहा है, हाँ बिल्कुल, भले ही वो सही हो रहा है, गलत हो रहा है, आप दिखाइए, लोगों को उसके बारे में पता चले। उसी प्रोटेस्ट में हमने ये भी देखा कि कुछ ऐसे ही मजे करने आ गए थे, कुछ जो जेंजी थे उसमें कुछ ऐसे ही बैठे हुए हैं, कोई सिगरेट पी रहे हैं, कोई वहां पर बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, कोई रीले बना रहे हैं। तो ये प्रोटेस्ट था या मजाक था? प्रोटेस्ट में जेंजी को ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैठ के करता रहे। जेनजी इज नॉट लाइक दैट। जेनजीज को एंटरटेनमेंट भी चाहिए, जेनजीज को बगावत भी करनी है, हर चीज जेनजीज को बराबर में करनी है। एंड जेनजी बोर बहुत जल्दी हो जाता है किसी काम से। तो आंदोलन से बोर हुआ जेनजी? आंदोलन को तो याद करते हैं, एंजॉय किया आंदोलन को तो हमने खुल के एंजॉय किया है। खुल के हम लोग वहां पे नाचे गाए हैं, खुल के हम लोगों ने डंडे खाए हैं, खून बहाया है, खाया पिया है, प्रोटेस्ट में सब कुछ हुआ है। ये सीजेपी प्रोटेस्ट जो आपका था उसमें अभिजीत दिपके की वजह से ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, या जो हमने देखा वो हमें ऐसा लगा कि सोनम वांगचुक के आने के बाद ये प्रोटेस्ट ज़्यादा मजबूत हुआ? तो कहीं ना कहीं ऐसा था कि सीजेपी प्रोटेस्ट के लिए अभिजीत दिपके सोनम वांगचुक के सामने एक कमज़ोर चेहरा थे। देखिए, अभिजीत जो है वो यूथ के लिए एक नया चेहरा था, टू बी ऑनेस्ट। सोनम वांगचुक हम लोग पहले के प्रोटेस्ट में भी देख चुके हैं, उन्हें हम जानते हैं। अभिजीत एक नया चेहरा था, लेकिन फिर भी अभिजीत पे लोगों ने ट्रस्ट किया, इतने लोग आए। बट सोनम वांगचुक सर जो आए थे, उनके आने के बाद इस प्रोटेस्ट को बहुत ताकत मिली है।
एंड उनके आने से बहुत सपोर्ट भी मिला है। एंड जब 18 तारीख को उनको इनह्यूमन ब्रूटल तरीके से दिल्ली पुलिस को सिविल ड्रेस में आके उठाया गया था, दिल्ली पुलिस ने उठाया था, उसके बाद से इस प्रोटेस्ट को और तेजी मिली है। एंड 20 तारीख के बाद जब डंडे पड़े हैं, उसके बाद इस प्रोटेस्ट को और तेजी मिली है। अच्छा, मतलब आप थे उस दिन जिस दिन सोनम वांगचुक को वहां से ले जाया गया? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग वहां पे बैठ के दोस्तों के साथ बातें कर रहे थे, तभी अचानक से इतनी भगदड़ हुई। पुलिस आई, सफेद चद्दर लेके पूरा उन्हें ढका गया, उन्हें खींच के लेके जाया गया, उनका कॉलर पकड़ के उन्हें उठाया गया, उन्हें गाली तक दी गई है। जो बच्चे स्टेज पे थे, जो सीजेपी के वॉलंटियर स्टेज पे थे, उनको मारा गया है, उनको नोचा गया, उनके बाल नोचे गए हैं। तो बहुत ही ब्रूटल और इनह्यूमन तरीके से था। माना सुप्रीम हाई कोर्ट का ऑर्डर था, बट हाई कोर्ट का ऑर्डर ये था, हाई कोर्ट कभी कंसेंट के खिलाफ नहीं जाता है। आपको अगर उन्हें लेके जाना था, आप उनसे पूछते, अगर वो जाना चाहते तो आप आराम से उन्हें स्ट्रेचर पे लेके जाते। हम भी मना नहीं करते क्योंकि कंसेंट लिया गया है, बट आप इस तरीके से उन्हें चद्दर में ढक के उन्हें एक लाश की तरह आप बैरिकेड से पास कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तो आपको नहीं लगता कि सोनम वांगचुक के साथ साथ अभिजीत दिपके को भी अनशन करना चाहिए था? क्योंकि खबर तो ये भी आई थी कि अभिजीत दिपके ने ये कहा था कि वो ज्यादा देर तक भूखे नहीं रह सकते क्योंकि उन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम है। प्रोटेस्ट तो उनका था, पार्टी जो उन्होंने ये बनाया, पूरी कम्युनिटी सीजेपी की, ये सब उनका था, तो फिर ये चीज उनको करनी चाहिए थी सोनम वांगचुक के साथ साथ। सो देखिए, अभिजीत का ये पहला इतने बड़े, मतलब अभिजीत का पहला ही प्रोटेस्ट था, ये सीजेपी का पहला प्रोटेस्ट था। एंड अभिजीत, मैं भी अगर बोलूं कि मैं हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाऊंगा, मुझसे नहीं बैठा जाएगा क्योंकि मुझे आदत नहीं है। सोनम वांगचुक ने पहले भी लद्दाख के काफी सारे मुद्दों पे हंगर स्ट्राइक करी है, तो उन्हें आदत है। अभिजीत दिपके से बातचीत होती है आपकी? हाँ, अभिजीत दिपके से मेरी बातचीत होती है, वो सब बताते हैं कि क्या चल रहा है अभी उनके घर में। अभी एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने उनके फादर के खिलाफ भी कंप्लेंट फाइल कर दी है। तो वही चीज़ है, देश में बीजेपी का राज है, इन सब की आइडियोलॉजी तो खराब है ही, सिर्फ ये सब महिला विरोधी है, ये सारे, मतलब इनकी मेंटालिटी ये है कि जो देश के बारे में बोलेगा, जो देश के हित में बोलेगा, जो इस सरकार से सवाल पूछेगा, उसके खिलाफ कुछ भी केस ठोक दो, बस ठोक दो। अच्छा, सीजेपी के इस प्रोटेस्ट को सबका सपोर्ट था, लगभग यंगस्टर्स भी थे, बुजुर्ग लोग भी थे, महिलाएं भी थी, LGBTQ कम्युनिटी का भी फुल सपोर्ट था सीजेपी प्रोटेस्ट को? देखिए, एक पॉइंट तक बिल्कुल था, बट लाइक वन ऑफ द स्पोक्स पर्सन विजेता दहिया जो थे, तो उनके काफ़ी पहले के ट्रांसफोबिक कमेंट्स और वो सब थे, तो उसकी वजह से पूरी कम्युनिटी ने सपोर्ट नहीं दिया। बट मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी ने, एज बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस नेशन, एज बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री एंड इस एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा होने के नाते, अपना फुल सपोर्ट दिखाया। तो सीजेपी के प्रोटेस्ट में कुछ ऐसा था जो आपको लगा ये होना नहीं चाहिए था? जैसे ये प्रोटेस्ट जिस मुद्दे को लेकर शुरू हुआ, बाद में जाते जाते थोड़ा अलग मुद्दा बनता गया, जैसे लोगों की अपनी अपनी डिमांड होने लग गई, वहाँ पर अलग अलग तरीके के नारे लगने लग गए वहाँ। तो आपको लगा कि एक टाइम में आकर सीजेपी प्रोटेस्ट जो था, ये मुद्दा भटक गया वहाँ पर, ऐसा आपने खुद महसूस किया? देखिए, मुद्दा भटकने की तो बात नहीं है, बट यही है, अगर एक प्रोटेस्ट, पूरा नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो रहा है, हर स्टेट से, हर कैपिटल से लोग आ रहे हैं, सबके अपने अपने पर्सनल मुद्दे होते हैं, सबकी अपनी पर्सनल आइडियोलॉजीज होती हैं, एंड दिस वाज अ स्टेज जहां सबकी सुनी जानी थी एंड सुनी भी गई है। तो सबने अपनी अपनी बात रखी है, माना कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं, बट स्टिल सबकी अपने अपने मुद्दे थे, सबको अपनी अपनी बात रखनी थी, जो कि लोगों ने रखी है। एंड हाँ, कुछ टाइम पे लगा कि मुद्दा भटक रहा है, बट टू बी ऑनेस्ट, जो एजुकेशन के लिए था वो एजुकेशन के लिए रहा, एंड हम लोग प्रोटेस्ट जीते। जैसे रुचिका से उन्होंने माफ़ी तो मंगवा ली, लेकिन क्या ये माफ़ी मंगवाएंगे उन पुलिस वालों से जिन्होंने औरतों के प्राइवेट पार्ट्स में डंडा डाला है? संदीप लांबा ने जो थप्पड़ मारा औरतों को, उनसे इनसे माफ़ी नहीं मंगवाई गई है। इन्हें अमित शाह से अब तक कोई माफ़ी नहीं मंगवाई गई कि बच्चों पे AK-47 चली है, पैलेट गन चला, उसके जिम्मेदार कौन है? तो उनसे माफ़ी नहीं मंगवाई गई है। पता नहीं है एक बच्ची से, रुचिका से माफ़ी मंगवा के कौन से बहुत बड़ा इन्होंने काम कर दिया, बहुत बड़े नेता बन गए। ये बीजेपी ने जो बनाया है कि वहाँ पे अल्लाह के नाम को बहुत बड़ा बताया जा रहा था, तो पहले बीजेपी वाले पढ़ लिख के आए, थोड़ा रिसर्च करके आए। जो बोला है बस नाम रहेगा अल्लाह का, वो बहुत पुरानी नज़्म है जो फैज़ अहमद फैज़ ने लिखी थी जब ज़िया-उल हक की पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप आई थी, जो इकबाल बानो ने गाई थी। एंड वो हर प्रोटेस्ट में गाई जाती है, हर प्रोटेस्ट में बोला जाता है, हम देखेंगे जो नज़्म है उसका नाम है। दीप के एक अच्छे लीडर लगते हैं आपको? टू बी ऑनेस्ट, अभिजीत इज़ अ वेरी गुड लीडर, एंड लाइक उन्होंने हर चीज़ को जिस तरीके से हैंडल किया है, दैट वाज ट्रूली कमेंडेबल। एंड लाइक हर चीज़ को उन्होंने बेसिकली
इक्वालिटी दी है कि लाइक सबके मुद्दे सुने जाएंगे, सबको स्टेज पे जगह दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े लोगों को जगह दी जाएगी। प्रोटेस्ट में भी जो लोग शामिल हुए थे सब स्टेज पे गए, सबने अपनी अपनी बात रखी। तो हाँ, मतलब उनके अंदर एम्पैथी भी है। विजेता दहिया के बर्गर वाले विवाद पे बहुत ज्यादा ये विवाद वायरल हुआ था। अच्छा, एक बर्गर खाने की वजह से क्या विजेता दहिया को निकाला गया या फिर कोई और खास बात थी? क्योंकि शुरू से वो प्रोटेस्ट में शामिल थे, वो काफी करीब थे सौरव दास के, जो कि अभी सीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, वो अभिजीत दिपके के बहुत करीब रहे। क्या हुआ था एग्जैक्टली? उनका ये था कि वो हर चीज में एक्सट्रीमिस्ट थे। अगर उन्हें कोई चीज नहीं पसंद तो वो बिल्कुल ही नहीं पसंद, वो सिर्फ उसको हेट करेंगे। ये चीज विजेता में मैंने देखी है। एंड प्रोटेस्ट के टाइम पे जब सब वहां पे हैं, सब लाठियां खा रहे हैं, तो आपका ना होना इज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि आप लोगों के कॉल पे ही वहां पे बच्चे गए थे। एंड अगर आप ही नहीं रहोगे, विजेता ही नहीं रहेंगे, तो फिर वो उनका सीजेपी का स्पोक्स पर्सन बनने का फायदा क्या हो? जब 20 जुलाई को एक बहुत बड़ी खबर सामने आई, वीडियो देखे हमने, वो अच्छा नहीं लगा कहीं से भी। मुझे लगता है आपको भी अच्छा नहीं लगा होगा। पुलिस वालों को भी पीटा गया, कुछ स्टूडेंट्स ने पीटा। पुलिस वालों ने भी स्टूडेंट्स पर उनको कंट्रोल करने के लिए जो भी एक्शन लिए, उसके भी वीडियो हमने देखे। बाद में पुलिस वालों के परिवार वालों ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि स्टूडेंट्स जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने बहुत बुरी तरीके से पुलिस वालों को पीटा था। कुछ वीडियो भी सामने आए थे। एग्जैक्टली 20 तारीख को हुआ क्या था? क्योंकि आप खुद भी उस प्रोटेस्ट में शामिल थे। कैसे कैसे सब हुआ, वो पूरी टाइमलाइन क्या थी? सो बेसिकली वो जो अभी आपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करी, तो मैं तो ये बोल दूं कि वो बीजेपी का सिर्फ विक्टिम कार्ड प्ले करना है। कि अभी तो बीजेपी के राइट विंग वालों ने तो एक पुलिस वाले को जान से मार भी दिया था। उनकी स्टोरी लग गई थी कि ये इनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि, एंड वो उस प्रोटेस्ट से काफी पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी। तो वो तो इनका नैरेटिव सेट करना होता है, विक्टिम कार्ड प्ले करना होता है। बाकी अगर मैं 20 तारीख को आपको टाइमलाइन बताऊं, तो जब हम लोग संसद की तरफ कूच करने वाले थे, मार्च करने वाले थे, तभी पुलिस ने हमला शुरू कर दिया। एंड इतनी गंदी तरीके से लोगों को मारा है, औरतों के कपड़े फाड़ डाले हैं, औरतों के प्राइवेट पार्ट्स में डंडे घुसाए गए हैं, औरतों को थप्पड़ मारा गया है। चलिए आप मतलब मेल्स तो वहां पे थे औरतों को सपोर्ट करने के लिए, बट जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें इतना मारा गया है, औरतों के कपड़े फाड़ दिए गए हैं। कुछ पुलिस कर्मचारी आरएएफ वाले औरतों की सीने पर चढ़े हैं, उन्हें गालियां दी गई। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये सब कुछ तस्वीरें सबको पता है, सबको पता है। हाँ बिल्कुल, केसेस आए हैं। फिर भी पुलिस, और पीछे से फिर पुलिस लाठी लेके आ गई है। वो तो संसद पे चल ही रहा है, बट उसी बीच जंतर मंतर पे जहां लोग बैठे हुए थे शांति से, आयसा वाले हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे, उनको तक मारा गया है। नेहा बोरा जो बैठी थी इतने दिनों से भूखी, उनके बाल खींच के उन्हें मारा गया है। वहां पे प्रोटेस्ट में लड़कियों को मारा गया। तो सलमान भाई हमारे वहीं पे थे, तो वो बता रहे थे कि लड़कियों को मार रहे थे एंड कह रहे थे कि तुम जितना पिटोगी उतनी बड़ी नेता बनोगी। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया वहां पे। तो पुलिस ही बहुत ही ज्यादा इनह्यूमन और ब्रूटल तरीके से वहां पे चीजें करी गई हैं। कुछ बच्चों की जानें तक गई हैं। पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, बिहार में AK-47 तक का इस्तेमाल हुआ है। इसका राइट कौन देता है उन्हें? एंड जैसे कि ये लोग कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट में क्रिमिनल्स थे, कैमरे से पता किए गए, तो क्रिमिनल्स क्यों खुले घूम रहे हैं? वो किसकी नाकामयाबी है? वो अमित शाह की नाकामयाबी है, वो इस सरकार की नाकामयाबी है। कोई ऐसी चीज आपने वहां पर नोटिस की जो ठीक नहीं थी? तो देखिए, एक चीज़ जो पहली बात जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये था, देखिए जो लोग परमानेंट प्रोटेस्टर्स थे, जो लोग लगातार सीजेपी से जुड़े हुए थे, दे आर वेरी सपोर्टिव, दे आर वेरी एक्सेप्टिंग। क्योंकि मतलब ऐसा नहीं था कि वो लोग, उन्हें हर चीज़ के बारे में नॉलेज थी। जैसे क्वेयर कम्युनिटी, क्योंकि कभी उन लोगों का पाला नहीं पड़ा था हमसे, तो अब जब उनका पड़ा तो उन्होंने जानने की इच्छा रखी, हम लोगों ने एजुकेट किया, उन्होंने खुल के समझा, खुल के एक्सेप्ट किया। बट 20 तारीख को कुछ लोग ऐसे आए थे कि जो लोग पोस्टर लेके आए थे जिसमें नरेंद्र मोदी को साड़ी पहना रखी है, जिसमें राघव चड्ढा को साड़ी पहना रखी है। तो ये जो सोच आती है, ये पेट्रियार्कल सोच आती है, मिसोजिनिस्ट लोग होते हैं। इन्होंने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी देश नहीं संभाल सकते, चूड़ियाँ पहन ले। व्हाट डू यू मीन बाय चूड़ियाँ पहन ले? क्या चूड़ियाँ कमजोर लोग पहनते हैं? चूड़ियाँ एक औरत का श्रृंगार होती है, एक औरत का अस्त्र शस्त्र होती है। तो वही चीजें लोगों ने औरतों को हमेशा से कमजोर समझे, पेट्रियार्कल थिंकिंग रही है। तो ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी थी। यहाँ पे थोड़ा ट्रांसफोबिया, होमोफोबिया दिखा कि आदमी को आप औरत की तरह दिखाया, तो वो कंसिडर एज ए ट्रांस ही हुआ। तो आपने उनको एज अ कमजोरी दिखाया कि ये लोग सिस्टम में फेल हो रहे हैं, तो ये ट्रांस हो गए हैं। तो यही चीज है, वहाँ पे कुछ शब्दों का यूज किया गया है, नरेंद्र मोदी है, राघव चड्ढा
ऐसे शब्दों का भी प्रयोग हुआ, तो जो तो ये चीज़ कहीं अच्छी से भी सही थी। नहीं था ना? नहीं, ये चीज अच्छी नहीं थी, ये खराब है। जेंजी के जरिए भी यूज किया बिल्कुल, गया वहां बिल्कुल। पे। ये ट्रांसफोबिया, होमोफोबिया ही दर्शाता है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आगे से हम लोग ध्यान रखेंगे कि ऐसी चीजें प्रोटेस्ट में ना। तो उस प्रोटेस्ट में जेंजीज जितने भी थे, जितने उस प्रोटेस्ट में जेंजी थे, वो उनकी जो तरीका था उनके ऊपर भी एक तरीके से आपको लगता है कि वैसा होना नहीं चाहिए था, और उनको एक अलग तरीके से पेश भी किया गया। हालांकि उन्होंने खुद को वैसा दिखाया भी, लेकिन शायद सोशल मीडिया पर उनको एक बहुत गलत तरीके से भी पेश किया गया। आप ऐसा मानते हैं? देखिए, किया गया है, बट मैं सारे मतलब बहुत रेयर लोग थे, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं थे, बट ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने गलत तरीके से लोगों को पोर्ट्रे भी किया था। तो आप मानते हैं कि उस प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे अनसोशल एलिमेंट एंटर हुए थे, आपको लगता है? बिल्कुल, बिल्कुल एंटी सोशल एलिमेंट्स एंटर हुए थे, एंड वो भी इस गवर्नमेंट द्वारा ही किए गए थे, क्योंकि इसी गवर्नमेंट ने वो पत्थरों से भरा ट्रक वहां भिजवाया था प्रोटेस्ट से पहले वाली रात पे, एंड ये प्रूफ हुआ है। ठीक है, इन्होंने ही वो पत्थर भिजवाए थे, एंड इन्होंने ही अपने जो 500 वाले गुंडे होते हैं वो भिजवाए थे, क्योंकि उससे पहली वाली रात अगर मैं आपको बताऊं तो सारे बैरिकेड्स हटा दिए गए थे। पुलिस ने जो बैरिकेड्स थे प्रोटेस्ट के जंतर मंतर के पास वाले, वो सारे हटा दिए, सिक्योरिटी चेक्स हटा दिए गए थे, कि कोई भी इंसान कुछ भी लेके जाता है तो कोई चेकिंग नहीं हो रही थी उस टाइम पे। तो उसी टाइम एंटी सोशल एलिमेंट्स एंटर हुए, एंड अगले दिन जब प्रोटेस्ट हुआ, जो बच्चे प्रोटेस्ट में शामिल थे, रियली जो बच्चे शामिल थे, उन्होंने कोई हिंसा नहीं करी है। जो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, जो इस गवर्नमेंट ने ही भेजे थे, इन्होंने ही पुलिस पे हमला किया है, जिससे कि प्रोटेस्ट का नाम बदनाम हो सके। अच्छा, आपको भी लाठियां पड़ी थी? हाँ, मेरे को भी 3 लाठियां पड़ी थी। मेरे को तो लाठी ऐसे पड़ी कि जनपद मेट्रो का जो एरिया था, जनपद मेट्रो गेट नंबर 2, वहां पे लोग नारे लगा रहे थे, एंड बैरिकेड्स लगी हुई थी, पुलिस जाने नहीं दे रही थी, एंड लोग नारे लगाने पे लगे हुए थे। मेरे दिमाग में ये नारेबाजी से चलती रही, मैं कूद के भाग जाता हूँ। मैं एक बैरिकेड के ऊपर से सीधा कूदा, मैं अकेले कूद गया बैरिकेड के ऊपर से। उसके बाद पुलिस मेरे पीछे डंडे लेके भगी, एक डंडा मुझे गर्दन पे मारा, एक डंडा मेरे घुटने पे मारा, एक डंडा मेरी पीठ पे मारा। लेकिन मैं फिर भी संसद तक पहुंच गया भाग के। अच्छा, ये चूंकि आपने बताया कि पुलिस वालों ने स्टूडेंट्स को गंदी गंदी गालियां दी जो वहां पर मौजूद थे, रुचिका सिंह ये जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, गालियां दी, कहीं से भी ये आपको ठीक लगता है कि एक उच्च पद पर बैठा हुआ शख्स जो कि प्रधानमंत्री है, देश का एक तरीके से वो नेतृत्व कर रहे हैं पूरे देश का, हर कोई उनकी रिस्पेक्ट करता है, और ये जनरेशन गंदी गालियां निकाल रही है, ये कहीं से भी आपको जेन्युइन लगता है? देखिए, आई एम नॉट डिफेंडिंग रुचिका, जो उन्होंने बोला वो गलत बोला, बट जो चीज़ें उसके साथ इस टाइम हो रही है वो बहुत गलत हो रही है। एंड अगर वो उच्च पद पे बैठे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो उन्हें भी कोई हक नहीं बनता है कि कांग्रेस वालों को जर्सी गाय बोला जाए, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला जाए, एंड उन्होंने भी किसी की माँ को बोला है, इंदिरा गांधी को बोला है, सोनिया गांधी को बोला है, उन्होंने भी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो लोग मर चुके हैं उनके लिए किया है। एंड ये बीजेपी कोई दूध की धुली पार्टी नहीं है। यहाँ से भी ये देखिए, आरएसएस इन्हीं की आइडियोलॉजी को मैच करते हैं। आप टीजी मोहनदास देख लीजिए, उन्होंने बोला कि अगर जो प्रोटेस्ट में सेक्युलर लड़कियां आई थी उनके साथ गैंगरेप होता है तो वो उसकी शिकायत नहीं करेंगी बल्कि एंजॉय करेंगी। आप देवेंद्र फडणवीस देख लीजिए, उन्होंने पार्लियामेंट में होते हुए गालियां दी है। आप टीजी राजा देख लीजिए, वो भी बीजेपी से ही आते हैं, उन्होंने गालियां दी। आप प्रेम शुक्ला देख लीजिए, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन रहे हैं, उन्होंने ऑन कैमरा किसी की मां को गाली दी है। तो अगर आप सोचते हैं कि लोग आपको नहीं बोलेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। एंड लोगों का फ्रस्ट्रेशन आपको लेके है क्योंकि आपने पूरा देश बेच के रखा है, तो लोग क्यों नहीं बोलेंगे। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल आपको कहीं से थोड़ा सा, तो आप कह रहे हैं कि आप इसे डिफेंड नहीं करते, लेकिन इसका मतलब तो ये है कि इंटरनली आप खुद भी फील करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बाद में रुचिका ने माफी भी मांगी है इसकी। देखिए, वो तो यही है कि सरकार ने लोगों को अब डरा के रखा है, क्योंकि रुचिका ने माफी इसलिए नहीं मांगी कि उसे सरकार से डर है, उसे अपने करियर का डर है। क्योंकि ये सरकार ऐसी है कि अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलेगा तो सरकार उसका कुछ भी कर सकती है। कुछ तो ऑन ग्राउंड रिपोर्टर्स रहे हैं पहले जिन्होंने सरकार की गलतियां दिखाई है, कुछ दिन बाद उनको पता नहीं चलता कि वो जिंदा बचे भी हैं, मर गए। तो लोगों को सरकार से डर नहीं, लोगों को अपने फ्यूचर का डर है, क्योंकि सरकार इतनी ज्यादा करप्टेड हो चुकी है, इतनी ज्यादा गंदी हो चुकी है कि हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता है। मुझे खुद नहीं पता कि मेरे साथ कब क्या हो जाए। अच्छा, मैंने आपका एक वीडियो देखा था, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जिसमें आपको किसी जर्नलिस्ट ने मीठा कहा था।
आप उस पर बहुत ऑफेंड हुए, आपको गुस्सा आया, आपने बोला कि तुम्हें मीठा कहने की हिम्मत कैसे हुई। ये शब्द आपके लिए आपको अपमानजनक लगता है? आपको लगता है कि आपकी आइडेंटिटी पर को टीज किया जा रहा है इस तरीके से? क्या कहना चाहेंगे आप अपनी वास्तविकता, अपनी रियलिटी, अपनी आइडेंटिटी को लेकर? सो देखिए, बेसिकली जो उन्होंने मीठा बोला था, हाँ, दैट्स अ स्लर एंड ये एक डेरोगेटरी स्लर माना जाता है। आप किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। एंड वो भी एक मीडिया पर्सन की तरफ से आ रहा है जो कि इनका माइक लेके आया है, कैमरा लेके आया है। अगर आपने जर्नलिज्म पढ़ी है तो आप में जर्नलिज्म के एथिक्स होने चाहिए। आप सिर्फ एक माइक और कैमरा लेने से जर्नलिस्ट नहीं बन जाते हैं। एंड वो उनकी सुपीरियरिटी दिखा रहा था कि हम बहुत सुपीरियर हैं। ये सब पेट्रियार्कल थिंकिंग से ही आता है। एंड अगर आप उनकी पूरी प्रोफाइल देखेंगे तो वही ब्राह्मणवाद, मनुवाद, यही सब भरा है उनकी प्रोफाइल में। तो वो उनकी मेंटालिटी दिखाता है, सोसाइटी की सिक मेंटालिटी दिखाता है कि 2026 चल रहा है, अभी भी इन लोगों की सोच इतनी ऑर्थोडॉक्स है, इतनी रिग्रेसिव है। सबसे ज्यादा नफरत आपको अभी मिल रही है या तब मिल रही थी जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था? देखिए, नफरत तो मुझे हमेशा से मिलती आई है, तो उसमें तो कोई नई बात नहीं है। बट देखिए, नफरत प्रोटेस्ट के टाइम भी मिल रही थी और अभी भी मिल ही रही है। सोशल मीडिया पे तो बहुत खुल के हेट आ रहा है एंड आई एम टोटली एक्सेप्टिंग दैट। थैंक यू सो मच फॉर दैट हेट। कंगना रनौत लगातार जेन जी को के ऊपर बोल रही हैं कि वो गटर जनरेशन है। अभी उनके बयान जिस पर सीजेपी की तरफ से भी जवाब आया, सौरभ दास ने भी जवाब दिया कि कंगना रनौत कुछ भी बोलती हैं। आपका इस पर क्या टेक है? सो देखिए, कंगना रनौत अपना पास्ट भूल चुके हैं कि उन्होंने पास्ट में क्या क्या गुल खिलाए हैं। एंड जिस सभ्य समाज की बात वो अभी कर रही हैं, क्या वो उन्हें तब सभ्य समाज नहीं याद आता था जब वो ड्रग एडिक्ट थी? तब उन्हें ये सभ्य समाज याद नहीं आया जब वो छोटे कपड़े पहन के खुद नाचा करती थी? और अब वो जो ये जेनजी का जमाना है, यहाँ पे लोग खुली सोच वाले हैं। यहाँ पे जो लोग करना है वो करेंगे। कंगना रनौत का भी एक टाइम पे एज थी तो तब उन्होंने सब खुल के किया है। एंड वही चीज जब अब के लोग करें तो उन्हें क्यों दिक्कत हो रही है? उन्हें पार्लियामेंट में सीट मिल गई, वो साड़ी बूट पहन के आ जाती हैं, अब वो उन्हें सभ्य समाज याद आ रहा है। एंड कंगना रनौत को तो जैसे सौरभ दास ने कहा कि उनके बीजेपी वाले ही नहीं पूछते, तो हम क्यों ही पूछे कंगना रनौत को? तो वो तो कंगना रनौत की मेंटालिटी खराब है। उन्हें वो थप्पड़ वाला ट्रीटमेंट दोबारा मांग रही है। मैं तो बोलूँ कि वो दोबारा आके मार वार दे थोड़ा। भारत आपको पसंद नहीं है, आपने कहा है, ये स्टेटमेंट? हाँ, ये स्टेटमेंट मैंने दी है एंड आई टोटली एक्सेप्ट दैट, क्योंकि भारत मुझे पसंद ना होने का रीजन ये सरकार ही है। मुझे देश से कोई नफरत नहीं, लेकिन मुझे सरकार से नफरत है क्योंकि सरकार ने ये पूरा देश बेच के रख दिया है। ना यहाँ पे अच्छी एजुकेशन है, ना यहाँ पे एनवायरनमेंट है, ना यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, ना यहाँ पे सेफ्टी है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इस सरकार ने पूरा देश बेच के रख दिया है। सिर्फ ये एक वजह है कि आप भारत को पसंद नहीं करती? देखिए, सिर्फ ये मतलब बेसिकली सरकार ही रीजन है, क्योंकि अभी जैसे लोग भारत को बीजेपी ही मान रहे हैं, तो जो अंधभक्त भारत को बीजेपी ही मान रहे हैं। तो वही चीज, अगर आप भारत को बीजेपी मान रहे हैं तो अगर मुझे बीजेपी से नफरत है तो मुझे भारत भी इसी वजह से नहीं पसंद होगा, क्योंकि भारत को आपने भारत और धर्म को तो मान ही लिया कि बीजेपी है। अच्छा, तो इसी भारत के 15,000 लोग आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो भी तो कर रहे हैं। जिस उज्जवल के, आई थिंक, जो मुझे पता है, सीजेपी प्रोटेस्ट से आपका एक इंस्टा का नया आईडी शुरू हुआ, जलेबी बाइट टॉप के नाम से। वहां से अब 15,000 तक की जो फॉलोअर की जर्नी हुई, इसी देश के लोगों ने 17,500 की जर्नी, वो इसी देश के लोगों ने आपको फॉलो किया। तो जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, बेसिकली मुझे सपोर्ट जो आता है वो लेफ्ट विंग से आता है, क्योंकि मैं भी लेफ्टिस्ट हूँ। तो लेफ्ट विंग से सपोर्ट आता है। टोटली सपोर्ट दैट। मुझे देश नहीं पसंद, ऐसा नहीं है। मुझे अपना देश पसंद है, लेकिन ये जो सरकार ने इस देश का हाल बना रखा है, इस वजह से मुझे यहाँ इस देश को थोड़ा क्रिटिसाइज करना पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने पूरा देश बेच के रखा है। मुझे देश के लोग पसंद है, मुझे अपना पूरा देश पसंद है, क्योंकि मैं इसी मिट्टी में जन्मा हूँ, इसी मिट्टी में मुझे मरना है। तो बात ये नहीं, मुझे सरकार से नफरत है। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग थे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे, इंक्लूडिंग यू ऑल्सो, जिनको सीजेपी के थ्रू फॉलोअर्स मिले हैं, प्रोटेस्ट के थ्रू। इज इट राइट? यहाँ मतलब कि जब मेरी बेबाकी लोगों ने देखी, मेरा बोलने का बुलंद जज्बा लोगों ने देखा, उन्हें मेरी बातें अच्छी लगी, इसी वजह से लोगों ने मुझे फॉलो किया। क्योंकि जब मैं प्रोटेस्ट में आया था उससे कुछ दिन पहले ही मैंने आईडी बनाई थी। मेरे प्रोटेस्ट में जाने से पहले 140 फॉलोअर थे। उसके बाद मेरे 17,500 फॉलोअर्स अब तक हो चुके। तो ये प्रोटेस्ट की ही देन है, वायरलिटी जो है। अच्छा, आपको क्या लगता है, आपके वायरल होने के पीछे की वजह सिर्फ आपका मुखर होना, आपका ब्लंटली बोलना, या फिर आपकी अपनी पहचान भी एक बहुत मैटर करती है जिसकी वजह से आप वायरल हुए हैं? ये यहाँ पे दोनों चीज़ें मैटर करती है। एक तो मेरा बोलने का अंदाज और एक मेरी आइडेंटिटी।
क्योंकि आई बिलोंग फ्रॉम माइनॉरिटी क्लास। आप कितना भी बोलो देश आगे आ चुका है, लेकिन एलजीबीटी की अभी भी देश में माइनॉरिटी क्लास ही है। एंड माइनॉरिटी क्लास से जब कोई इंसान आके बेबाकी से बुलंद आवाज़ अपनी रखता है, सरकार को क्रिटिसाइज करता है, गवर्नमेंट से सवाल पूछता है, तो जो लोग उसको सपोर्ट करते हैं वो लोग खुल के सपोर्ट करते हैं, जो लोग अपोज करते हैं वो खुल के गालियाँ भी देते हैं। तो वही चीज़ें, मेरी आइडेंटिटी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस वायरलिटी में। पर्सनल सवाल है, जैसे कि आपने अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह से एक्सेप्ट किया है, लोग भी अब आपको जानते हैं कि आप एग्जैक्टली क्या हैं। घर से आपको कितना सपोर्ट मिला है? देखिए, घर से तो मुझे कभी सपोर्ट नहीं मिला है। वो लोग हमेशा से मेरी इस आइडेंटिटी को लेके अपोज ही करते रहे, जैसा कि 6 जून को प्रोटेस्ट के बाद मुझे घर से भी निकाल दिया गया था। तो वही चीज़ें, घर से कभी सपोर्ट नहीं मिला। बट आई हैव सपोर्ट ऑफ माई फॉलोअर्स, आई हैव सपोर्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, आई हैव सपोर्ट ऑफ यू गाइज, लाइक बड़े बड़े मीडिया हाउसेज जो मुझे बुला रहे हैं पॉडकास्ट करने के लिए। एंड लाइक कम्युनिटी, एलजीबीटी कम्युनिटी के जितने भी बड़े लोग हैं, सबका सपोर्ट मेरे पास, एंड दैट्स इनफ फॉर मी। तो अभी आप घर से अलग रह रहे हैं? हाँ, अभी मैं अलग रह रहा हूँ। मतलब घर ने आपको एक्सेप्ट ही नहीं किया है? हाँ, जैसे बिल्कुल, आप हैं। बिल्कुल। एंड मैं घर नहीं मानता, जहाँ आपको प्यार नहीं मिलता वो घर नहीं होता है। मेरा घर मेरे दोस्त हैं, क्योंकि उनके साथ मुझे सेफ फील होता है, उनके साथ मुझे रिकॉग्नाइज्ड फील होता है, तो मेरे लिए घर वो चीज़ होती है। अच्छा, प्रोटेस्ट में जो ये सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, उसमें कहीं लगा आपको कि आपके साथ थोड़ा बायस बिहेव हो रहा है ड्यू टू यू कम फ्रॉम एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी? देखिए, बायस तो बिहेव नहीं हो रहा है, क्योंकि यही चीज़ है ना कि लोगों को लगने लगा, अगर हम लोगों को कहीं इक्वल राइट्स मिलने लगते हैं, कहीं हमें इक्वालिटी मिलने लगती है, तो वो लोगों को लगता है कि बायस्ड हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि हमें अपने राइट्स मिल रहे हैं। तो वही चीज़ें, हमें सिर्फ इक्वल वहाँ पे सपोर्ट मिल रहा था, इक्वालिटी मिल रही थी, इसलिए लोगों को लगा कि यहाँ पे बायसनेस है, लेकिन कोई बायसनेस वहाँ पे नहीं थी। ये जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ, इसको, इस पूरे प्रोटेस्ट को वायलेंस की तरह से क्यों देखा जा रहा है? क्यों ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ मांगे कम थी और उसके बाद सबसे ज्यादा जो निशाना था, जैसे कि एक सवाल है, बीजेपी का आपने विरोध किया, सरकार का विरोध किया पेपर लीक की वजह से, लेकिन वही पेपर लीक प्रीवियस गवर्नमेंट में भी हुई है, बहुत से केसेस ऐसे आए हैं। आप कांग्रेस के साथ बैठकर, यानी आप अपोजिशन के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, तो ये क्या था? देखिए, मैं अगर अपना पर्सनली बताऊं, मेरी उम्र 19 वर्ष है, बीजेपी है 12 सालों से इस देश में। उस टाइम मैं 7 साल का होऊंगा, तो मैं 7 साल में कौन सा प्रोटेस्ट करूं, मुझे इतना समझ नहीं था। एंड पेपर लीक पहले होते थे टोटली अग्रीड, बट इतने नहीं होते थे, ये चीज़ आप लोग भी जानते हैं। एंड अगर पेपर लीक पहले हुए हैं तभी दूसरी सरकार बदली है, पिछली सरकार में गलतियां थी तभी दूसरी सरकार बदली है। एंड अगर आप खुद को एज अ क्लैरिफिकेशन देंगे कि पैसे तो पहले भी होता था, तो आप फिर अपनी गद्दी पे बैठे क्यों हैं? आपको इस देश में बदलाव लाने के लिए गद्दी पे बिठाया गया, लेकिन आप अगर पहले ही सरकारों पे गलती डालते रहेंगे, क्योंकि अभी भी मैं बोल दूं तो कभी भी नरेंद्र मोदी उठ के बोल सकते हैं कि नीट के पेपर का जिम्मेदार नेहरू थे। इन्हें तो हर चीज का जिम्मेदार नेहरू ही मिलता है। लेकिन फिर आप कांग्रेस के साथ सीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तो कर रही थी। सौरभ दास कपिल सिब्बल के साथ बैठे हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सीजेपी को अरविंद केजरीवाल, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं दिल्ली के, उनका सपोर्ट था। बिल्कुल। देखिए, अगर हमें किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अपोजिशन हमें अपना सपोर्ट दिखाएगा, दैट्स सो ऑब्वियस। तो अपोजिशन का सपोर्ट था, लेकिन मुझे अब कई लोगों को ऐसा क्यों लगा, इवन हमें भी ऐसा क्यों लगा कि ये प्रोटेस्ट किसी मुद्दे को लेकर कम, एक सरकार को टारगेट करने को लेकर ज्यादा नजर आया? देखिए, पॉलिटिकल लीडर्स जुड़े हैं इस प्रोटेस्ट से, उनका भी मेन कंसर्न एजुकेशन ही था। उन्हें इसलिए पॉलिटिकली जोड़ा जा रहा है क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं। वो वहाँ एज अ कंसर्न नेशन आए थे, वहाँ एज अ कंसर्न पर्सन आए थे। एंड पॉलिटिकली चीजें देखो, इस देश में हर चीज अब राजनीतिक हो चुकी है। मेरे खाने से प्रोटेस्ट राजनीतिक नहीं था। ठीक है, आपने कहा कि हर चीज राजनीतिक हो चुकी है। हाँ, तो हम मान लेते हैं प्रोटेस्ट राजनीतिक भी था, क्योंकि हर चीज को राजनीतिक होना पड़ा है, पॉलिटिकली अवेयर होना पड़ा है। एंड जो लोग कहते हैं कि हम लोग राजनीति में नहीं मानते, वो लोग सबसे बड़े बेवकूफ हैं। क्योंकि आज मेरी आइडेंटिटी भी पॉलिटिकल हो चुकी है, मेरा खाना भी पॉलिटिकल हो चुका है, हर चीज पॉलिटिकल हो चुका है, तो हमें भी पॉलिटिक्स का पार्ट बनना पड़ेगा। अच्छा, चूंकि आप एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से आते हैं, तो आपको लगता है कि आपको इवन दो उस कम्युनिटी को एक मजाक के तौर पर देखा जाता है, सीरियस नहीं लिया जाता है? दैट्स सो ट्रू, क्योंकि जब तक इस चीज़ में गवर्नमेंट अपना गवर्नमेंट कदम नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि ये चीज़ कहाँ से आती है, हंसी मजाक क्यों उड़ता है हम लोगों का? जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन।
लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं है, लोगों को इस चीज़ के बारे में पढ़ाया नहीं जाता है। हम लोग अपने लेवल पे जितना जेंडर सेंसिटाइजेशन होता है वो हम करते हैं, आंगनबाड़ियों में जाके करते हैं, स्कूल्स में जाके करते हैं, बट जब तक गवर्नमेंट इसमें साथ नहीं देगी हम लोगों का, जब तक हम बड़े लेवल पे जेंडर सेंसिटाइजेशन नहीं करेंगे, लोगों को अवेयर नहीं करेंगे, एजुकेशन में ये चीज़ें नहीं इन्वॉल्व होंगी, तब तक लोगों को नहीं पता चलेगा एंड लोग हमें इक्वल राइट्स देने को तैयार नहीं होंगे। तो ये सब भी एक एजुकेशन से ही आता है, जिस चीज़ के लिए हम लोग लड़ रहे थे। पब्लिकली आपको किस तरीके का मतलब एक तरीके से सामना करना पड़ता है? ट्रोल हो जाते हैं आप? कैसा बिहेव होता है आपके साथ सार्वजनिक जगहों पर, पब्लिक? तो देखिए, पब्लिक में देखिए हर तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग आपको खुल के सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे लेकिन भले खुल के ना करें लेकिन सपोर्ट करेंगे, एंड कुछ लोग आपको बहुत ही ज़्यादा डिमीन करते हैं। जैसे कि अभी मैं अगर आपको फ़ोन खोल के दिखाऊंगा, आपको मेरे फ़ोन में इतनी गालियाँ मिल जाएंगी, मेरे डीएम में गालियाँ भरी पड़ी हैं। वॉशरूम्स में डिस्क्रिमिनेशन होता है। वॉशरूम वाला एक सवाल है, जो पब्लिक प्लेस पे जाते हो तो कौन सा वॉशरूम आप यूज करते हो, मेल वाला? देखिए बेसिकली वो तो अगर मैं अपना पर्सनली बताऊं तो डेट टोटली डिपेंड्स अपॉन माय अटायर। अगर मैंने फेमिनिन अटायर पहन रखा तो मैं फीमेल वॉशरूम में चला जाऊंगा, अगर मैंने मैस्कुलिन अटायर पहन रखा तो मैं मेल वॉशरूम में चला जाऊंगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने आपको टोका हो कभी ऐसा कि नहीं आप यहाँ? हाँ, टोका है, लोगों ने टोका है, तो मैं तो बोल रहा हूँ आपको, मतलब आप चुप रहिए, आपने अपना कर लिया, निकलो, ठीक है। बट इसमें भी गवर्नमेंट को रोल प्ले करना है कि हर पब्लिक स्पेसेस पे जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम्स होने चाहिए। जिससे आप लोगों ने डिसेबल्ड के लिए वॉशरूम बना रखे, मानो उसमें भी ताला लगा के रखते हो आप लोग ठीक है, लेकिन आप लोगों को जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम्स भी बनाने चाहिए, क्योंकि मेल वॉशरूम में अगर कोई फेमिनिन इंसान जाता है तो उसके साथ हरासमेंट होता है, अगर वो फीमेल वॉशरूम में जाता है तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो यही चीज़ है। अच्छा, आपको पहली बार कब पता लगा कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो मेल और फीमेल से थोड़ी अलग आइडेंटिटी है? ये मुझे बचपन से ही पता था, क्योंकि मुझे वही दुपट्टे से साड़ी पहनना, बिंदी लगाने से बचपन से ही पता था। एंड जिससे कि डांस मेरा पैशन है, डांस भी फेमिनिन डांस मेरा पैशन रहा है, तो ये सब चीज़ें मुझे बचपन से ही पता थी एंड मैंने हमेशा से खुद को एक्सेप्ट किया है, मुझे कभी खुद में कुछ गलत नहीं लगा। अच्छा, आप जिस तरीके से एक्टिव थे सीजेपी प्रोटेस्ट में, चूंकि आपने बैक ऑफ द कैमरा मुझे ये भी शेयर किया कि आप एक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं और आप बहुत अच्छे डांसर भी हैं, बहुत अच्छा डांस करते हैं आप, लेकिन क्या मैं ये समझ सकती हूँ कि आने वाले दिनों में आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करोगे? क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी शुरुआत सीजेपी प्रोटेस्ट से हो चुकी है। बस देखिए, पॉलिटिक्स की बात अभी बहुत दूर की, क्योंकि अभी जस्ट मेरा स्कूल खत्म हुआ है एंड आप देखोगे आजकल जो पार्लियामेंट बना है वो ओल्ड एज हाउस बन चुका है पार्लियामेंट, सारे ही बुढ़े भरे पड़े हैं मोस्टली देखो तो वही चीज़ है, जब कभी उम्र आएगी, जब कभी मन किया तो वो भी देखा जाएगा, बट अभी तो ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा। ये जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, संसद में बैठे हुए हैं या फिर जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता है, वो नहीं कर सकते यंगस्टर्स का नेतृत्व, लेकिन उसी प्रोटेस्ट के लिए आपको एक एज्ड व्यक्ति का, सोनम वांगचुक की जो एज है उनका सहारा लेना पड़ा। आप खुद इसे एक्सेप्ट करें कि जेनजी जो है वो हंगर स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, सोनम वांगचुक कर सकते थे, इसलिए आपके प्रोटेस्ट को बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट मिला। तो ऐसे कैसे चलेगा फिर आंदोलन, जब आप हंगर स्ट्राइक नहीं कर सकते, आप बैठ के वहाँ खाना खाओगे, समोसे खाओगे, तो ये किस तरह का आंदोलन होगा? क्योंकि हमने तो यही देखा कि हंगर स्ट्राइक की वजह से इस प्रोटेस्ट को ज़्यादा बल मिला था। देखो, जो वहाँ पे सारे युवा थे सबने एक दिन का हंगर स्ट्राइक किया गया था, 24 घंटे का हंगर स्ट्राइक किया गया था, लेकिन हम लोग ना ये हम लोग बहुत खाते हैं, हम लोग बहुत खाते हैं, पूरे दिन हम लोग का मुंह चलता ही रहता, तो हम लोग को आदत नहीं है। बट धीरे धीरे अभी 24 घंटे का हुआ, अगले प्रोटेस्ट में 48 घंटे के लिए बैठ जाएंगे, तो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे एंड उन्हीं लोगों से सीखेंगे। एंड जैसे आपने बोला सोनम वांगचुक एजेड हैं, एजेड एंड एजुकेटेड, पार्लियामेंट में वो चीज़ नहीं चलती है। बट जैसे जैसे समाज बदल रहा है, जैसे जनरेशन चेंज हो रही है, सो यू हैव टू चेंज, उसी हिसाब से लॉज भी बनने चाहिए। अच्छा, इस जनरेशन में जो रिस्पेक्ट की भावना है वो खत्म होती जा रही है क्या? कि बात रही रिस्पेक्ट की, तो वो कहीं खत्म नहीं हो रही है, बट ये चीज़ है, हम अंधे होकर रिस्पेक्ट नहीं करते हैं कि सबको रिस्पेक्ट करो। जो रिस्पेक्ट डिजर्विंग पर्सन है, हम सिर्फ उसको रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड जैसे बात रही पेशेंस की, पेशेंस हाँ हम लोगों में धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि हमारा ये हो चुका है, अब हम लोग हार्ड वर्क पे बिलीव नहीं करते हैं, वी बिलीव ऑन स्मार्ट वर्क एंड स्मार्ट वर्क इज बेटर। आपने कहा कि ये सरकार खराब है, प्रधानमंत्री मोदी आपको पसंद नहीं, राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? देखिए, राहुल गांधी मतलब नरेंद्र मोदी से थोड़े यंग ही है, तो वो थोड़ा यूथ की तरफ आ जाते हैं, तो या वो यंग है इसलिए सही है या फिर कोई ऐसा मतलब पॉइंट जो उनका अच्छा लगता है आपको? उन्हें इस देश के बारे में पता है कि इस देश में क्या चल रहा है,
ऐसे नहीं है कि मैं कांग्रेस सपोर्टर हूँ, मैं कांग्रेस को भी क्रिटिसाइज करता हूँ। बीजेपी गवर्नमेंट ऐसा क्या कर ले जो जिससे आपको बीजेपी गवर्नमेंट पसंद आने लग जाए? इस्तीफा दे दे। आप लोग हर बार इस्तीफा ही क्यों मांगते हैं? हाँ यार, क्योंकि मतलब अब बीजेपी पे ट्रस्ट ही इस्तीफा नहीं देना रहा है। सोल्यूशन है क्या? देखो, बीजेपी अगर पूरा मास रेजिग्नेशन देती तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। तो ये तो जनता का मैंडेट है ना। जनता का मैंडेट है, बट जनता के आंखों पे धर्म की पट्टी बंधी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हिंदू मुस्लिम इतना कर दिया है कि लोगों के अंदर अब सिर्फ धर्म के नाम पे ही लोग वोट देते हैं। लोगों ने हिंदुइज्म को जोड़ दिया, हिंदुइज्म इक्वल्स टू बीजेपी। अगर बीजेपी है तो हिंदू है, बीजेपी नहीं तो हिंदू भी नहीं रहेंगे। एंड जब मनमोहन सिंह थे वो सिख थे, तब हिंदू खतरे में नहीं आया। जब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रहे हैं, वो भी मुस्लिम थे, तब हिंदू खतरे में नहीं आया। जब हिंदू ही जब बैठा हुआ है गद्दी पे, तब हिंदू खतरे में कैसे आ गया? अच्छा, इंडिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वोटिंग सिस्टम होता है, यहाँ पर लोग वोट कर रहे हैं, मेजॉरिटी बीजेपी गवर्नमेंट के साथ की है, तो फिर आप कैसे सीजेपी सबका एक सामूहिक इस्तीफा मांग सकती है? So, देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया अब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में रह गया, टू बी ऑनेस्ट। अभी लोकतांत्रिक देश नहीं बचा, यहाँ पे धीरे धीरे तानाशाही डिक्टेटरशिप आ रही है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट से सवाल पूछने पे आप पे एफआईआर हो जाती है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने पे आप पे एफआईआर हो जाती है, जबकि लोगों के साथ जो गलत कर रहे हैं उन पे कोई एफआईआर नहीं होती है। तो ये देश अब लोकतांत्रिक तो नहीं बचा है। सो देखिए, ये जो इलेक्शन कमीशन है वो भी अब बीजेपी खरीद चुका है, क्योंकि आप देखेंगे अभी एक इंसिडेंट भी हुआ था जिसमें जब स्टैंप था तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन लिखा हुआ था, बट वहाँ पे बीजेपी का नाम भी था, जिससे उन्होंने बोल दिया कि वो गलती से हो गया है, बट वो गलती नहीं है, वो सबको पता है। इलेक्शन कमीशन बिक चुका है। एंड बीजेपी का क्या हो गया, ये लोग, इलेक्शन कमीशन वोट ऑर्गेनाइज भी खुद ही करता है एंड ईवीएम से बीजेपी को वोट भी खुद ही दे देता है। साफ बात है ये रूमर भी तो है, रूमर भी तो हो सकता है। ये रूमर नहीं है, ये सच है। तो बंगाल में इतने सारे ईवीएम कैसे चले, आप ये बताओ? बीजेपी का मतलब, मैं मान सकता हूं बीजेपी कभी बंगाल में आ ही नहीं सकती थी। वजह यही कि बंगाल के लोगों को बीजेपी कभी पसंद ही नहीं रही है। लेकिन वहाँ बहुत सारे ऐसे केसेस हुए, जो चाहे वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का केस हो या संदेश खाली वाला मामला हो। फिर आरजीकर मेडिकल वाला केस जो है, तो वो तो सिर्फ इन्होंने यूज किया है। और संदेश खाली केस के बारे में मुझे भी कुछ पता नहीं है। संदेश खाली में टीएमसी के ही एक नेता जिन्होंने औरतों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, काफी दिनों तक वहाँ भी प्रोटेस्ट चला, वो बहुत डरी हुई थी औरतें वहाँ की। तो ममता बनर्जी की सरकार में थोड़ा बहुत लोगों को बहुत ज्यादा डर था, तो ये तो अच्छा हुआ कि सरकार बदली। आप तो खुद कह रहे हैं कि सरकार बदलनी चाहिए और तब कुछ अच्छा होता है, तो वहाँ भी कुछ इसी तरीके से। हाँ, देखिए, सरकार बदली तो कुछ अच्छा जरूर होता है, बट जैसे आपने बोला कि संदेश खाली वाला केस तो बिल्कुल गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, उसके खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, सही था, उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए था। बट बंगाल कभी बीजेपी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अच्छा, पंजाब में भी आरजीकर वाला जो मेडिकल केस था, उन्होंने बोला था कि हम 1 हफ्ते के अंदर इंसाफ दिलाएंगे। आज तक इंसाफ नहीं मिला है। उन्हें सिर्फ जो उसका नाम क्या था, उस नाम चूंकि रिवील नहीं कर सकते हैं हम डॉक्टर का, बट तो उन्हें सिर्फ एज ए विक्टिम कार्ड यूज किया गया है। लेकिन उनकी माँ चुनाव जीत भी गई है, वो चुनाव लड़ी, उन्होंने कहा कि अब मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाऊंगी सत्ता में आके। तो वो लोगों की ह्यूमैनिटी थी, लोगों का कंसर्न था कि चलो इन्हें वोट देते हैं तो इनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता इस सरकार में इंसाफ के नाम की कोई चीज है, क्योंकि ये 1 हफ्ते के अंदर इंसाफ दिलाने वाले थे उससे, लेकिन अब तक इंसाफ नहीं मिला। अभी प्रोसीजर शायद आगे चल रहा है और कानून भी हमारा है कि कोर्ट में केसेस प्रोसीडिंग्स जब होती हैं तो उसमें एक वक्त लगता है। देखिए, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जैसे बिल्किस बानो को भी 12 साल बाद जाके जस्टिस मिला था, एंड 12 साल बाद अगर आप किसी को जस्टिस दे रहे हैं तो वो जस्टिस का। क्योंकि आपने बिल्किस बानो का जिक्र किया, अभी अभिजीत दिप्के का भी एक बयान सामने आया जो कह रहे थे कि हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो मांगा था, लेकिन हमें शिक्षा मंत्री के तौर पर प्रहलाद जोशी नहीं चाहिए थे। बिल्कुल यार, मतलब प्रहलाद जोशी, पहली बात उन्हें एजुकेशन का कुछ होता पता नहीं है। बीए पास करके आप एजुकेशन मिनिस्टर तो नहीं बन सकते हैं। तो बीए एजुकेशन मिनिस्टर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन? आप पहली बात पढ़े लिखे होने चाहिए। अच्छा, बीए आजकल कोई भी पास कर लेता है, टू बी ऑनेस्ट। तो एंड उनके पास 2 मिनिस्ट्री और थी संभालने के लिए, तीसरी वो कैसे संभालेंगे? एंड ये पूरा बीजेपी ना
आरएसएस ने हाईजैक कर लिया, तो बीजेपी ने आरएसएस को हाईजैक कर लिया है या तो आरएसएस ने बीजेपी को हाईजैक अच्छा, कर जब लिया आप लोग ये प्रोटेस्ट में मांग कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान को हटा दो, तो कोई दूसरा चेहरा आप लोगों को नजर आ रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान की जगह पर उस चेहरे को कोई एजुकेशन मिनिस्टर बना दे? देखिए, हमारे जो जितना हमें सपोर्ट दिखाया सोनम वांगचुक जी ने, तो हम चाहते थे कि सोनम वांगचुक एजुकेशन मिनिस्टर बने। तो एजुकेशन मिनिस्टर बन ही नहीं सकते थे क्योंकि उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा था। तो चुनाव नहीं लड़ा था तो चुनाव करवाते, फिर एजुकेशन मिनिस्टर को कैसे बिठाते? ऐसा तो संभव था नहीं। बीजेपी में कोई डिजर्व नहीं करता, कोई पढ़ा लिखा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मास रेपिस्ट मिलेंगे आपको, यहाँ पे सिर्फ आपको क्रिमिनल्स मिलेंगे। अच्छा, अब चौथी पास करके लोग सीधा सीएम बन जाते हैं। और भी राज्यों में पेपर लीक हुए हैं जहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है। पंजाब की अगर हम बात कर ले, वहाँ के लिए प्रोटेस्ट आपने पंजाब में पेपर लीक नहीं हुआ है, पंजाब में चीटिंग हुई है। चीटिंग, हाँ। ये पेपर लीक का प्रोपेगेंडा लोगों को मिला कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी चलो बीसी क्रिटिसाइज करते हैं। तो वहाँ भी तो एजुकेशन सिस्टम खराब हो रहा है, चाहे वो चीटिंग हुई ही क्यों ना हुई हो, धांधली ही है तो वो धांधली स्कैम ही है। तो फिर आप लोगों ने सोचा, सीजेपी ने सोचा कि वहां के लिए भी हम कोई प्रोटेस्ट प्लान करें? देखिए, जो नीट का स्कैम हुआ है, इसमें जितने भी लोग पकड़े गए हैं सबका लिंक बीजेपी से है। बट जो पंजाब में स्कैम हुआ है, वहां पे जितने लोगों ने चीटिंग करी है, एक का भी लिंक आम आदमी पार्टी से नहीं था। नीट पेपर लीक में बीजेपी से लिंक है, ये आपको किसने बताया? ये साफ जो जितने लोगों ने लीक करवा, उनके बीजेपी के बड़े बड़े एमएलए एमपीज का फोटो हैं, गले में बीजेपी का आज आपने मेरे साथ कोई फोटो खिंचवा ली और आपने कुछ ऐसा कर दिया, मान लो, या मैंने कुछ ऐसा कर दिया, तो ये तो कोई बात नहीं। लोग क्रिटिसाइज करते हैं। फोटो तो हम कभी भी किसी के साथ खिंचवा सकते हैं। अगर नरेंद्र मोदी का डिजिटल मीडिया चल रहा है तो लोग डिजिटल मीडिया पे फोटोज पे भरोसा करते हैं। एंड पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने बोला है कि अगर मेरा इस्तीफा देने से एजुकेशन में सुधार आएगा तो मैं खुल के इस्तीफा दे दूंगा। तो आप इस्तीफा उनका भी मांग रहे हैं? सीजेपी मांग रही है इस्तीफा पंजाब के? अभी हम लोग पंजाब तक नहीं पहुंचे, अभी हम लोग झारखंड में बात चल रही है। तो झारखंड में आप इस्तीफा मांगेंगे? हाँ, बिल्कुल मांगेंगे। झारखंड में जो ये JRCC करके पता नहीं कोई है, उस पे वो पेपर लीक हुआ है, तो उसके खिलाफ, हाँ, JSSC, उस पे बात होगी। अभी अभिजीत ने उन सबसे, अभिजीत और आशुतोष रांकर ने बात करी है, एंड उस पे भी हम लोग खुल के सपोर्ट दिखाएंगे, वहां भी हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। एंड नॉर्थ में अंधभक्ति बहुत ज्यादा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग नहीं है नॉर्थ में ज्यादा, तो अंधभक्ति बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे अगर ये बिल पास हुआ तो बीजेपी कभी नहीं जाने वाली है, तो हमें इस बिल का खुल के अपोज करना है। अच्छा, आपने कहा नॉर्थ में ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, आप अपने आप को पढ़ा लिखा मानते हो? देखो, मैं तो पढ़ा लिखा, जो लोग सीजेपी प्रोटेस्ट में जुड़े थे वो तो जो सीजेपी प्रोटेस्टर्स है वो पढ़े लिखे हैं, सीजेपी प्रोटेस्टर को छोड़ के सारे अनपढ़ हैं। मैंने सबको नहीं बोला, मैंने बोला यहाँ पे कम लोग हैं। नॉर्थ इंडिया में पढ़े लिखे लोग कम हैं, क्योंकि यहाँ पे अंधभक्त लोग ज्यादा हैं, यहाँ पे धर्म की पट्टी बांध के आंखों पे जो चल रहे हैं वो लोग ज्यादा है। चलिए उज्जवल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।